Hello friends. Today we are discussing about the गॉस लॉ. ठीक है. अभी गॉस लॉ से पहले हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़े थे. तो उसमें एक्चुअली जो है फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है उसका डेफिनेशन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे. गॉस लॉ जो एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जिसके बेसिस पे वो मतलब उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया या लॉ बोल सकते हैं, एक नियम दिया है. ठीक है. तो इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है. तो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. या ऐसे बोल सकते हो द फ्लक्स ऑफ अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon times of net charge enclosed by that closed surface. तो इसका मीनिंग क्या है? तो फ्लक्स तो आप जानते हो कि इसको फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे फाई इक्वल टू इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब ये तो वाला फार्मूला आप जानते थे लेकिन उसमें एक और फार्मूला ऐड कर दिया गया क्यू इन साइड. ठीक है. तो यानी कि जो भी क्लोज सरफेस आप चूज करोगे उसके अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है उसके अंदर की बात करेंगे और एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम से डिवाइड कर देंगे. अब इस स्टेटमेंट में आता है कि जो ये क्यों लिए हो वो कहाँ का क्यों लिए हो. तो जो भी आप क्लोज सरफेस याद रखें, जो भी क्लोज सरफेस होता है उस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे. और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं वो क्लोज सरफेस के इनसाइड के साथ साथ आउटसाइड जो चार्जेस हैं सभी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं. ठीक है. जैसे सपोज करते हो अगर एक क्लोज सरफेस है, ऐसा क्लोज सरफेस यहाँ मान सकते हो. तो अगर बाहर चार्ज है तो उस बाहर चार्ज के कारण जब फ्लक्स होगा तो इससे पास करेगा. जब इससे इंटर करेगा तो यहाँ एग्जिट भी करेगा. जब इंटर करेगा तो आप क्या करोगे सर, उसके लिए माइनस ले लोगे और एग्जिट करेगा तो प्लस ले लोगे. ठीक है. तो दोनों तरफ नेट की बात करें तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, लेकिन आप कंसिडर सभी को करेंगे. ठीक है. अब गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ एक्चुअली एक फंडामेंटल लॉ होता है नेचर का. उसके रिकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं उसमें. प्रूफ की बात करें तो प्रूफ आप सिंपल दे सकते हो कि जैसे एक हम लोग क्लोज सरफेस ले लिए, क्लोज सरफेस के सेंटर जो पॉइंट वो है उस पर एक चार्ज रख दिया यहाँ पे. ठीक है. अब उसका और इसको पॉइंट वो मान लिए, एक सरफेस पे पॉइंट ले लिए पी जिसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ओ पी हो जाएगा, जिसको ओ पी को हम लोग क्या आर स्मॉल आर सपोज कर लिए हैं. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज होगा तो क्यू यानी कि क्यू अपान आर स्क्वायर फार्मूला बनेगा और इसका डायरेक्शन अलॉन्ग ओ पी हो जाएगा. लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो ओ पी है, ये ओ पी ये जो डायरेक्शन है वो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो बन रहा है वो अगर इस सरफेस जो चूज किए हैं डेल एस, ठीक है, इस पॉइंट पे वो अगर नॉर्मल से अल्फा एंगल पे इंक्लाइनेशन उसका है. ठीक है. या बोल सकते हो जो नॉर्मल यहाँ इस सरफेस पे बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल का इंक्लाइनेशन है. तो उस केस में अब फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ लिखा सपोज दिस लाइन ओ पी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ नॉर्मल एन कैप देन द फ्लक्स. अब फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है. तो ई डॉट डी एस. ठीक है. अब इसको हम लोग इस स्केलर प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे तो ई डेल एस कॉस अल्फा हो जाएगा. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे. ठीक है. और डेल एस की जगह डेल एस रख दो और कॉस अल्फा रख दो. ठीक है. अभी आप एक टर्म्स पढ़ चुके हैं सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस तरह का, अगर ये सरफेस डेल एस है और डिस्टेंस आर है यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे थीटा बन रहा है. तो ये अगर ये सॉलिड है, सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है सरफेस एरिया अपान जो रेडियस है उसका स्क्वायर होता है. ठीक है. किस केस में, जब यहाँ पे जो सरफेस लिए हो, याद रखो डेल एस अपान जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल. इसको ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं. जो सरफेस एरिया लिए हो और जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर कर देना, सॉलिड एंगल होगा. ये किस केस में होगा, जब जो सरफेस एरिया है उस उसका डायरेक्शन, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है वो उसी लाइन पे हो. ठीक है. जो आप रेडियल रेडियल वेक्टर ले रहे हो, ये रेडियल वेक्टर ले रहे हो यहाँ पे उसी लाइन पे हो, दोनों एक डायरेक्शन में हो. ठीक है. यानी थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तब ये आपका फार्मूला बनेगा. ठीक है.
यानी कि जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो पॉइंट ओ है और डेल एस है, ठीक है, इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है, वो लाइन ज्वाइनिंग और ये डेल एस का जो नॉर्मल है, ठीक है, वो अगर सेम लाइन पे है तो आपका फार्मूला बनेगा डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका लाइन लाइन ज्वाइनिंग है वो पॉइंट ओ से डेल एस से वो ऐसा हो गया, और जो नॉर्मल हो गया ऐसा हो गया, यानी यहाँ से अल्फा बन रहा है, तो उस केस में आपका जो ओमेगा होगा डेल एस अपॉन कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे दो फार्मूला, ठीक है। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, या बोल सकते सरफेस एरिया इंटू कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। कॉस अल्फा कब होगा, जब आपका लाइन ज्वाइनिंग, जो सरफेस एरिया चूज करोगे किसी सॉलिड एंगल के लिए सेंटर से, अगर वो लाइन ज्वाइनिंग नॉर्मल पे ही है तो कॉस अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मल के लाइन ज्वाइनिंग जो है एक दूसरे के लॉन्ग नहीं है, इंक्लिनेशन अगर कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉस अल्फा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डेल एस कॉस अल्फा अपन आर स्क्वायर, इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे, इस पूरे को, तो यहाँ से हो गया डेल ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन डेल क्यू डेल ओमेगा। अब फ्लक्स हम निकालते हैं, ठीक है। जब आप फ्लक्स निकालोगे तो उस केस में अब क्या बनेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन रहता है, और ये डेल ओमेगा आया था, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पूरे ये क्लोज सरफेस के लिए। तो आपको पता ही है सॉलिड एंगल अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए बात करेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 पाई ही होता है। का 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपान 4 अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना कि अगर कोई पॉइंट बाहर है, ठीक है, एक्सटर्नल चार्ज, यानी कि जो आप क्लोज सरफेस लिए हो उसके बाहर अगर चार्ज रखे हो, तो भी फार्मूला यही आएगा, डेल फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल ओमेगा ही आएगा। लेकिन फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट चूज किया हो तो उसके लिए जो सॉलिड एंगल का जो समेशन होता है जीरो होता है, तो यहाँ पूरा जीरो रख दोगे, इसीलिए तो ये कभी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वाई द फ्लक्स इज जीरो फॉर एक्सटर्नल चार्ज। तो फॉर एक्सटर्नल चार्ज सिग्मा यानी समेशन ऑफ डेल ओमेगा इज जीरो, ठीक है, देन फ्लक्स नेट फ्लक्स इज जीरो। अब आता है कि इसमें क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन। तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, पहला क्वेश्चन दिया है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ऐसे रहता है कि क्या फाई, यहाँ लिखा है सिग्मा ई डॉट डी एस क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सही है या ये वाला सही है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो क्लोज्ड है वही वाला सही होता है, यहाँ ओपन है ये सही नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली दोनों सही है, लेकिन ये अप्लीकेबल होगा, ये अप्लीकेबल नहीं होगा, सरफेस के लिए नहीं होगा, ओपन सरफेस के लिए नहीं होता है। फिर उसके दूसरा दिया है कि अगर क्यू इन, यानी कि अगर किसी क्लोज सरफेस का चार्ज जीरो हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो होगा, तो नहीं। अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि बाहर भी चार्ज हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके लिए कंसीडर करते हैं, अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी। दूसरा दिया है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज जीरो होगा। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इसका मतलब ना अंदर चार्ज है ना बाहर चार्ज है, ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि अगर चार्ज जीरो है, ठीक है, तो क्या फ्लक्स जीरो होगा, तो याद रखें चार्ज चार्ज जीरो है, यानी कि यहाँ पे देखो जब चार्ज जीरो रख दोगे, जीरो बाई समथिंग क्या होता है, जीरो ही होगा, तो फ्लक्स जीरो हो ही जाएगा। अगर बोला फ्लक्स जीरो है तो क्या चार्ज जीरो होगा, तो याद रखें फ्लक्स अगर जीरो है, इफ फ्लक्स इज जीरो, तो आपका जो चार्ज है वो भी जीरो होगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो आप याद रखो फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब चार्ज जीरो होगा, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स जीरो है तो चार्ज जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, ठीक है। अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, या फ्लक्स जीरो है तो चार्ज जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज मस्ट बी जीरो, ठीक है। उसी तरह यहाँ बात किया फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब चार्ज जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जीरो हुआ तो ये हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, इट मे बी जीरो और नॉट, इस तरह का होगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला दिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो यानी कि चार्ज जीरो हो रही है, अब चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट दिया है
गॉस लॉ होल्ड्स ओनली बिकॉज एक्सपोनेंट इन कूलम्ब्स इज टू। ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि कूलम्ब्स लॉ में जानते हो कि आपका जो पावर होता है टू का पावर होता है डिनोमिनेटर में, तो गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका गॉस कूलम्ब्स लॉ में पावर टू इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक और स्टेटमेंट रहता है, पूरा मैथमेटिकली ये है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखना गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू, ठीक है, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। वेयर रो इज सर वेयर रो इज डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंस बोल सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम इन फ्री स्पेस। बस इतना याद रखना, डाइवर्जेंस डी आई वी ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गॉस लॉ इज वैलिड, इज ऑलवेज वैलिड। जो गॉस लॉ होता है हमेशा वैलिड होता है, लेकिन ये अप्लीकेबल हमेशा नहीं होता। अप्लीकेबल कब होगा, जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि ये हाईली सिमेट्रिकल स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर चार्जेस रखोगे तो कहाँ जाएगा सर, या तो इंसुलेटर के अंदर होगा नहीं तो बाहर होगा, ठीक है। तो हाईली सिमेट्रिकल अगर चार्ज बॉडी है तो वहीं पे अप्लीकेबल होगा, लेकिन वैलिडिटी की बात करें तो हमें हर जगह वैलिड है ये। तो मैथमेटिकली सभी शेप के लिए वैलिड है, लेकिन अप्लीकेबल सिर्फ हाईली सिमेट्रिकल इस लाइक स्फीयर क्यूब के लिए ही है। फिर अगला दिया है, इट इज़ वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस फॉर एनी शेप एंड साइज। किसी भी शेप साइज के लिए वैलिड है, वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, वैलिड तो सभी शेप साइज के लिए, ठीक है, लेकिन एप्लीकेबल वहीं होगा जहाँ हाईली सिमेट्रिकल होगा, ये याद रखेंगे स्टेटमेंट। फिर दिया है यहाँ पे, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट बट मोर यूजफुल। ये भी वही स्टेटमेंट हुआ कि गॉस लॉ जो वैलिड है सभी के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे असिमेट्रिक हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे डिसकॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे दिया है कि फाइन आर्ट फॉर आउटसाइड चार्ज, तो आउटसाइड चार्ज के लिए नेट फ्लक्स जीरो होता है, ये भी आप याद रखेंगे। फ्री स्पेस में जो फ्लक्स होता है क्यू नेट अपान एप्सिलॉन होता है, लेकिन मीडियम में जो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन आप जानते हो क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कप्पा होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कप्पा, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। यानी कि ये डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, और टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस के पे डिपेंड करता है। अगर किसी डाइपोल को तुम क्लोज सरफेस में रख दो तो उसका क्या होगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। डाइपोल पे जानते हो जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी कभी कभी पूछ लेता है, फ्लक्स डेंसिटी याद रखना क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया होता है। अब फ्लक्स जो होता है कभी भी डिपेंड नहीं करता है चार्ज का लोकेशन कैसा है उस सरफेस के अंदर, ठीक है। थैंक यू, इतना आप पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग है इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।